नमस्कार, वार्ता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन झा। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट आए दिन अपने नए नए न्याय से और नए नए जुडिशरी में होने वाले रिफॉर्म से भी जानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में जो कॉमन मैन है, जो कॉमन पीपल है, जो मास है, वो एक इस दृष्टि से उन्हें देखता है कि हमें न्याय कहीं मिले न मिले, यहाँ जरूर मिलेगा। इसी वजह से आपने पहले सुना भी होगा और देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो 3 बजे सुबह में भी खुला। और कभी किसी ऐसे केसेस भी उनके पास आते हैं तो तुरंत वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति के लिए एक नए नियम कायदे बनाए कि भाई उनकी जो नियुक्ति होगी वो सीबीआई डायरेक्टर की तरह होगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि सीधे जो प्रधानमंत्री होते थे कैबिनेट से मुहर लगवा के राष्ट्रपति के पास भेज दिया करते थे, राष्ट्रपति उन्हें ओके कर दिया करते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति के लिए एक कमेटी बना दी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे जो पूरे कैबिनेट को लीड करते हैं। दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके लीडर होंगे, और तीसरे जो होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इनके ग्रुप से जो नाम रिकमेंड होगा वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति उसके नाम पे मुहर लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की जजों की बहाली कैसे होती है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली नियुक्ति को लेकर के क्यों रार ठना हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे एडवोकेट राजेश चौधरी जी के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं। वो बताएंगे कि आखिर बहाली नियुक्ति कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होना के बारे में जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जानेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में क्या रार है, क्या टकराव है। तो हम अपने साथ अब ऐड करते हैं एडवोकेट राजेश चौधरी जी को। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को पहले ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है सर। जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, और उसी के हिसाब से हमारा जो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जजेज हाई कोर्ट है, सबका अपॉइंटमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है। हमारे संविधान में दोनों के लिए एक अलग अलग प्रोविजन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है, पहले तो ये जनता को जानना भी जरूरी है कि जो एक प्रोविजन है आर्टिकल 124, 124, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, ये सारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ही है। मैं आर्टिकल पे नहीं जाकर, जो आपने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये क्या रार है, क्या टकरार है आपस में कैबिनेट और जुडिशरी के बीच में, ये समयांतर चंदन जी ये चलता जा रहा है आज तक। ये एक हर एपिसोड में, यानी कि 4 साल, 5 साल, 3 साल, एक पीरियडिक एपिसोड में ही हमेशा कुछ न कुछ इसके अपॉइंटमेंट के सिस्टम को बदला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस का पहले, जब हम बात करें 82 की बात करें, 1982 की बात करें, उससे पहले की जब हम बात करते हैं, उसमें एक प्रोसेस था। प्रोसेस ये था कि जितने हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज थे और सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये मैं पहले आ रहा हूँ आपके चीफ जस्टिस के लिए, ठीक है। तो दोनों के ओपिनियन से प्रेसिडेंट को दोनों का ओपिनियन आता था थ्रू लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर के पास ओपिनियन आता था। लॉ मिनिस्टर उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाकर पीएम को देते थे। पीएम उस अपने जो ओपिनियन आता था, उस ओपिनियन को अपने
राष्ट्रपति जी को दे देते थे और राष्ट्रपति जी उन्हें नॉमिनेट करके फिर उनका ओथ यानी शपथ ग्रहण सब हो जाता था। बेसिक ये चीजें चेंज हुई। जब आगे बढ़ता गया 82 में फिर एक नया एक प्रोविजन दिया कि हम एक सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेज हैं उसका एक ओपिनियन लिया जाएगा, लेकिन वो नियम जो है, ओपिनियन जो है वो बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो डिपेंडेंसी था, यानी कि पूरा पूरा जो प्रोसीजर था वो ओपिनियन तक जस्टिस हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जजेज होते थे उनका एक जो भी ओपिनियन होता था वो कैबिनेट तक ही आता था केवल। ठीक है। कैबिनेट के थ्रू उनका अपॉइंटमेंट हो जाता था। लेकिन समयांतर फिर आगे जब बढ़ा तो 1993 में एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया। उस फैसले में ये कहा गया कि जो मेरा ओपिनियन जाता है या विचार जाता है वो केवल आदान प्रदान तक ना रहे, उसको भी बाध्यकारी माना जाए। यानी हमने अगर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से या हाई कोर्ट के तरफ से जिस भी जस्टिस का ओपिनियन आया, क्योंकि वहां सीनियर मोस्ट जजेज का ही ओपिनियन लिया जाता था, तो उसको बाध्यकारी माना जाए। ठीक है। अब यहाँ तक बाध्यकारी माना जाए कि अगर प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कोई आपस में टकराव भी है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इसमें ये जजमेंट पास कर दिया कि वहां सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है या जो ओपिनियन है उसको ही सुपरसीड किया जाए, उसको सुपर माना जाए। ठीक है। ठीक है। राष्ट्रपति का पावर कम हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो एक सवाल है, एक सवाल राजेश जी, एक सवाल है मेरे जहन में आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरे दर्शकों को भी आ रहा होगा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की कुछ की धाराएं हैं, आर्टिकल्स हैं कि कैसे नियुक्ति होगी, कि रिकमेंडेशन से हो जाएगी या किसी के एक सिस्टम बनाया जाएगा, ऐसा कुछ उसमें मेंशन है या नहीं है सर? जी जी जी, एक्चुअली अपने संविधान में मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया, दर्शकों को बताया कि अपने संविधान में सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट का जो है 124(1) में आर्टिकल 124(1) उसमें ये कहा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें न्यायाधीश होंगे और एक चीफ न्यायाधीश होंगे। ठीक है। उसी तरह फिर एक 124(2) में ये कहा गया है कि उसका न्यायाधीश और चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कैसे होगा। इनफैक्ट दर्शकों को यहाँ भी ये भी जानना चाहिए था कि इसमें नंबर ऑफ जस्टिस जो है वो भी फिक्स था। एक चीफ जस्टिस होगा, फिर 7 और अदर जस्टिस भी होंगे। तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है। फिर हम चलते हैं जहां आपने अभी टकराव की बात करी थी, उस टकराव में जो 1993 है वहां से एक मेजर टकराव शुरू हुआ कैबिनेट और जुडिशरी के बीच में। ठीक है। तो कैबिनेट और जुडिशरी के बीच में अभी तक के, यानी कि आप ये मान के चलें लगभग 1973 तक एक नॉर्मल प्रोसीजर ये था, या एक आप कहें कि बाध्यकारी संवैधानिक कोई रूल नहीं था वहाँ। वहाँ एक इज्जत अफजाही की बात करें हम कि ये कहा गया था कि जो सीनियर मोस्ट ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जस्टिस होंगे वो अगला चीफ जस्टिस बन जाते थे। अच्छा। वो कैबिनेट भी इस चीज को मान लेती थी और उसको ये समझ जाता था कि इसको अगला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा।
इस बीच में एक नॉर्मल एक ये कहिए कस्टम था, कस्टम दैट इज था। नॉट अ रूल, दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, दैट इज ओनली कि कस्टम था, एक प्रथा था कि हमको सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को इज्जत देना है, इसलिए हम उसमें बीच में नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है। एट रैंडम एक बार 1973 में एक ऐसा हुआ कि ये प्रथा कस्टम को तोड़ दिया गया। इसमें 73 में जस्टिस एएन रॉय को चीफ जस्टिस बनाया गया, जबकि उनसे 3 सीनियर मोस्ट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल थे। ओके। उन तीनों को बाईपास किया गया और जस्टिस एएन रॉय को चीफ जस्टिस बनाया गया। ठीक है। तो ये कस्टम वहां टूटा पहली बार। इसके बाद फिर कस्टम, जैसा मैंने आपको कहा, कस्टम कस्टम होता है, रूल वो नहीं कोई होता है, संवैधानिक, कोई लिखित व्यवहार नहीं है वो। हाँ। हाँ, वो कोई रूल नहीं है, वो कोई संविधान में कोई हमारा प्रोविजन नहीं है, कोई आर्टिकल में ये डिफाइन नहीं है कि ये होना ही चाहिए। फिर 73 के बाद 4 साल के बाद फिर से एक कस्टम को ही फॉलो कर लिया गया और 77 में 1977 में फिर से एक चीफ जस्टिस वही बनाए गए जो कि सबसे सीनियर मोस्ट वहां जस्टिस थे। ठीक है, ठीक है। वो बेग साहब थे, MU बेग, जस्टिस MU बेग थे, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था उस समय। वहां फिर कस्टम को वहां फिर से फॉलो किया गया। तो ये हमारे कस्टम और हमारे जो रूल प्रोविजन है, ये दोनों दो चीजें पहले दर्शक को या हमें ये समझना होगा कि कस्टम और रूल प्रोविजन जो है हमारे दोनों अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अलग जो चीज है, दोनों अलग चीजें। दो अलग अलग चीजें हैं। तो हमें या जस्टिस को या कैबिनेट को ये नहीं समझना चाहिए कभी भी कि कस्टम रूल बन जाएगा या रूल कस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो सबसे समझने वाली चीज ये है एडवोकेट साहब कि कस्टम को लेकर के जो आगे बढ़ा जा रहा था, इस कस्टम को रूल बनाने में सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा मतलब एक्टिव नहीं हो पाई। जो भी टकराव हो रहा है, अगर कस्टम को रूल बना दिया जाता, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करवा दिया जाता, तो ये सारी समस्याएं नहीं उत्पन्न होती। ऐसा नहीं, एक्चुअली हमारे संविधान लिखने वाले ने बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म यूज किया चंदन जी। उस मैकेनिज्म में ये दिखाया गया है कि हमें जो सोशल कस्टम है, सोशल कस्टम को ही लॉ में कन्वर्ट किया गया, कानून में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड अदर्स में कभी भी कस्टम को इतना तरजीह नहीं दिया जाना चाहिए भी नहीं। अदरवाइज क्या है कि अगर ये रूल बन जाएगा तो फिर आगे जो है डिस्क्रेशन ऑफ इधर सुप्रीम कोर्ट और कैबिनेट, वो कैन नॉट बी सस्टेन्ड। फिर हमारे समाज के लिए, समाज के हित के लिए जो समयांतराल समय समय पर जो कुछ चीजें चेंजेज होनी चाहिए या हो रही हैं या और आगे होने वाली है, वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे ही रूल बनेगा तो रूल के हटाने के अपने कानून में, अपने संविधान में एक अलग नियम होता है कि आप ऐसे ही रातों रात आ जाए बैठे और रूल नहीं हटा सकते हैं। तो पता चलेगा कि मेरा समाज या अपना समाज जो है वो पिसता रहा और हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मेरे नजर में जहां तक मुझे ज्ञान है, उस ज्ञान के हिसाब से समाज के इस तथ्य को हमें समझना पड़ेगा कि कस्टम जो है समाज हित के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक डिवोशन, जो संवेदना है अपनी, उसके लिए है। और रूल जो है वो बाध्यकारी है, चाहे मैं हूं, चाहे ऑफिसर है, चाहे समाज के कोई भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया वो आ गया। इसलिए प्रथा और रूल दोनों दो चीजें हैं और ये पहले हमें समझनी होगी।
आज ठीक है। तक जो भी मैं भी देख रहा हूँ, आज लोग बहस में आ जाते हैं और कुछ से कुछ बहस करते हैं, तो उन्हें ये समझना पड़ेगा या उन्हें दर्शक को समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक उत्तरदायित्व है समाज के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सामाजिक, हमारी। अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ से हम लोग पीछे भागेंगे और कुछ ऐसी बेसिर पैर की बात करेंगे जो ना समझ में आए, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। जी जी जी, इसलिए हमें पहले समाज में ये बताना जरूरी है और समाज को ये जताना जरूरी है कि प्रथा अलग चीज है और रूल अलग चीज है। अच्छा अच्छा, प्रोविजन ये अलग ये चीज है। चीज समझ में आ गया कि प्रथा और रूल में, लेकिन अभी टकरार जो रार हो गया है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जजों की नियुक्ति को लेकर के, ठीक है, जी तो ये कितने दिन तक चल सकता है, या इसको कुछ अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया रूल या इस टाइप की चीजें कुछ बनाई जा सकती है? चंदन जी, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, और क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं या जो भी जस्टिस हैं वो बहुत ही माननीय हैं, सम्माननीय हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उन पर टीका टिप्पणी नहीं करते हुए, लेकिन जो आपने प्रश्न किया है वो सामाजिक स्तर पर जानने लायक प्रश्न है, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसे समाज को भी समझना और जानना होगा कि जो हमारा एक्चुअल, जो आपने पूछा टकराव, आपस में जो तकरार है वो क्या है। आपस में तकरार केवल और केवल ये है कि 1993 के बाद कॉलेजियम, एक्चुअली शुरू तो हुआ 82 से ही, जो मैंने अभी आपको बताया पीछे कि वहां क्या था कि 82 के कॉलेजियम के हिसाब से वहां केवल ये था कि भाई आपका जो परामर्श केवल आएगा, ठीक है वो ठीक है परामर्श बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है ठीक है। फिर हमको आगे जो आया कि जो 93 में वो बाध्यकारी हो गया कि परामर्श बाध्यकारी होगा। इनफैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड अपने आप कर दिया कि भाई आपका बाध्यकारी ही नहीं, अगर मेरा मान लो 4 सीनियर जजेज का एक टीम हुआ और उस 4 में से मान लो 2 आदमी ने कहा कि अमुक आदमी को चीफ जस्टिस बनना चाहिए, ठीक और है। 2 ने कहा कि अमुक आदमी को चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए, तो ये भी उसमें डिफाइन कर दिया गया कि इस कंडीशन में भी अपना जो ओपिनियन है या अपना जो राय है या अपना जो मत है, ये प्रेसिडेंट को नहीं भेजा जाए। ओके। ठीक है, तो इसमें आपको पूरे प्रोसीजर को समझना होगा, क्योंकि 3 फेज हुआ, 3 फेज में अभी तक चेंजेस आए हैं। पहले राष्ट्रपति कुछ नहीं करते थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के सीनियर जजेज को नंबर वो डिसाइड करते थे, 4 लेना है, 10 लेना है, 20 लेना है, उनका ओपिनियन आता था लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू, जो मैंने आपको बता दिया कि लॉ मिनिस्ट्री के थ्रू, जी जी पीएम जी के थ्रू कैबिनेट राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति जी अपॉइंट कर देते थे। जी उसके जी बाद जी। हुआ कि भाई जो चीज सीजेआई है, इसमें एक चीज आपको ये बताना है कि अगला सीजेआई कौन होगा, इसके लिए एक फिर वही है कि कस्टम कहिए, यहाँ रूल नहीं है कि लॉ मिनिस्ट्री जो है, लॉ मिनिस्टर साहब लेटर लिखकर पूछते हैं, ये लिखित आदान प्रदान होता है कि अगला चीफ जस्टिस किसको होना चाहिए, या उसके प्रति या उनके बारे में कोई अगर नेगेटिव तथ्य हो, कुछ हो, तो उसके बारे में पूछते हैं। जी जी, अभी हाल फिलहाल में तो कुछ रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी गई थी रॉ जी और जी आईबी जी के जी द्वारा। जी 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 जी, तो जो अभी वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, इनसे पहले के चीफ जस्टिस साहब को उनके इनके बारे में पूछा गया था, तो फिर उनने राय दी, फिर इनको अपॉइंट कर दिया गया था। तो ये अभी जो ये बने हैं, ये एक कस्टमरी है कि सीनियर मोस्ट ऑफ जजेज हैं, ठीक है तो ठीक है। इनको आज चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो इस कस्टम को अब आखिर, कस्टम को राइटअप में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों नहीं डाला जा रहा है? अगर कस्टम को ही फॉलो करना है इनको, तो कस्टम को फिर आगे कोई सवाल ना खड़ा कर सके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा दें।
कैबिनेट और कस्टम के बीच में एक शब्द आता है कॉलेजियम। कॉलेजियम, राइट। कॉलेजियम शब्द के लिए ही कैबिनेट, आज जो आप तकरार की बात कर रहे हैं, टकराव की बात कर रहे हैं, उस तकरार में केवल यही है कि कॉलेजियम आप अपने आप 4 जजेज बैठते हो, डिसाइड कर लेते हो, मेरे पास केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए मुंह मोहरा बना के भेज देते हो कि मैं अपॉइंट कर दूं। ऐसा क्यों करूं? कैबिनेट आज यही पूछती है कि अगर छोटे छोटे किसी भी अपॉइंटमेंट में, जैसा आपने पीछे कहा कि एक इलेक्शन कमीशन का भी अगर चेयरमैन होता है, उसके भी अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपने एक दिशा निर्देश दिया, ये तो उससे भी बड़ा एक सुप्रीम ऑफ अपने कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उनके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही। में आप क्यों, आप विपक्ष का एक नेता रखिए, पक्ष का नेता रखिए, प्रधानमंत्री जी रहेंगे, राष्ट्रपति जी के नॉमिनेशन में वो रहेंगे, प्लस और भी लोग रहेंगे, तो एक तंत्र क्यों नहीं बनाया जाए? ये टकराव किस चीज का है? माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी सुप्रीमेसी खत्म नहीं करना चाहती है। ओके। माननीय प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट जो हैं वो चाहते हैं कि हर चीज क्लियर हो, पारदर्शी हो। जिस तरह की पारदर्शिता की बात हो रही है हर संगठन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, तो वही पारदर्शिता इसमें भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और पब्लिक ये चाहती है। पब्लिक जो मास पीपल है उनको भी लगता है कि जब छोटे से कर्मचारी का की नियुक्ति की जाती है तो एक प्रोसेस होता है, चाहे गजेटेड स्टाफ हो या नॉन गजेटेड स्टाफ हो, उसके लिए एक प्रोसेस है। जजों के लिए भी एक, मजिस्ट्रेट्स के लिए भी एक प्रोसेस है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए एक प्रोसेस क्यों ना हो जो लिखित हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? पब्लिक भी ऐसा ही चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, जजों के ऊपर भी। शायद अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जजों की संख्या बढ़ जाए और प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा इनके ऊपर। अभी तो हाल फिलहाल आपने एक सुना भी होगा कि एक लिखित में कैबिनेट और उसके बीच में नंबर्स ऑफ जजेस बढ़ाने की बात चली थी, तो कैबिनेट का एक लेटर गया था चीफ जस्टिस साहब के पास कि माननीय चीफ जस्टिस के पास कि ये चीजें हैं, आप अगर अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा देंगे तो जजेस की जरूरत कहाँ है, जिसमें कि आपको ग्रीष्मकालीन छुट्टी और ये वगैरह वगैरह बहुत लोग हैं, बहुत लोग ये चुके, ये वायरल हुआ था तो वायरल की बात हम कर रहे हैं, तो वो वायरल एक अलग चीज है। फिर मैं एक चीज आपको दोहराता हूँ कि कस्टम अच्छी चीजें हैं अगर उसे ऑनेस्टली फॉलो किया जाए, और आज तक कस्टम से ही बहुत चीजें चलती आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जब रूल बन जाता है तो फिर रूल को अमेंड करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो राजेश जी, आपने जो जानकारी दी बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन समय की कमी की वजह से हम इस कार्यक्रम को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अपने दर्शकों को यकीन दिलवाते हैं कि ये कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। आगे हम वापस से राजेश जी को बुलाते रहेंगे, और ये एक बड़ा इशू है, एक ऐसा इशू है जिसे मुझे लगता है कि हर भारतवासी को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी की सुप्रीम है, सुप्रीमो है, उनके साथ क्या समस्या है, सरकार के साथ क्या समस्या है, और इस समस्या का निदान क्या हो सकता है। निदान जानना भी जरूरी है और समस्या को भी जानना जरूरी है। तो इस दोनों धारे को जोड़ने के लिए हमारे साथ एडवोकेट राजेश चौधरी जी अगली बार भी जुड़ेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट राजेश चौधरी जी, जिन्होंने अच्छी जानकारी दी कस्टम को लेकर के कि आखिर जजों की नियुक्ति कैसे होती है, और जो लोग नहीं समझ पाते हैं, बड़े बड़े टीवी डिबेट्स में आप देखते होंगे लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें कहते हैं, चले जाते हैं, वहां कोई किसी की बातों को सुनना नहीं चाहता। और तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन, एक मतलब डायलेमा की स्थिति पैदा हो जाती है।
आज हम चाहते तो यहाँ पे भी अपने प्रोग्राम में 3, 4, 5, 6 लोगों को जोड़ लेते, और लेकिन रिजल्ट क्या होता है, ढाक के वही 3 बात, कोई कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहा जाता है पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा अनकहा स्तंभ है। इस स्तंभ को मजबूती, इस 3 स्तंभ के साथ जो चौथा स्तंभ है, जो अनदेखा स्तंभ है, कहीं लिखित स्तंभ नहीं, लिखित इसके बारे में नहीं है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो डायलेमा की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है, अपने लेवल से उस पर कम करें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वापस से हम आएंगे एडवोकेट राजेश चौधरी के साथ, जो हमें और भी बहुत सारी जानकारी देंगे, क्योंकि जानकारी ही आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले लोगों के लिए, जो भी लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ये ही जानकारी ही कुल मिला के कह दिए वही ताकत बनेगी। तो ताकतवर बनने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। धन्यवाद।